नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, सभी टॉपिक्स का समावेशन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दीजिएगा। आज की जो क्लास है ये भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाड़ क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाड़ क्लास है। अंतिम प्रहार है, ज़्यादा समय अब आपके पास है नहीं, क्योंकि आज जो तारीख हो गई वो दोस्तों हमारी 25 तारीख है, 25 जून। ठीक है, तो आपके 5-6 दिन रह गए हैं, क्योंकि 2, 3, 4 में आपका पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग मार्क का संबंध है। एग मार्क का संबंध किससे होता है? तो एग मार्क क्या है दोस्तों? ये आपके कृषि उत्पादों पर लगने वाला एक क्या होता है, ये कृषि उत्पादनों पर लगाए जाने वाला एक दोस्तों प्रमाणिक चिन्ह होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इसकी शुद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, एक टैग मार्क होता है ये दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका गुणवत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज़बरदस्त क्लास है और इससे पहले वाली जितनी भी क्लास है आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या दोस्तों पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये हमारा पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962, 1972 या 1975 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण या सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, 1972 में। ठीक है, वन्यजीव सुरक्षा। ठीक है, तो कब ये जो अधिनियम था ये कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं दोस्तों, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको किण्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन विधि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं उसी प्रकार से रखते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों में। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर सभी के लिए ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप जिस किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी के लिए सभी में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को, जो अंतिम समय की तैयारी है, उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। रोजाना हमारी क्लास होती है तो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, इनको दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 1976 में इनको जोड़ा गया था। इनकी संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किस में है? अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आपके
USSR से लिए गए हैं, मतलब सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या दोस्तों पश्चिमी तारे को। ठीक है, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो दोस्तों ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? टाइगरों का संरक्षण कब स्टार्ट हुआ? टाइगरों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कब किए गए? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 1972, वर्ष 1973, 1981 या 1985 में। तो बात करें दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी, उत्तराखंड से, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया वो दोस्तों आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? फूलों की घाटी मतलब 2 पहाड़ होते हैं बीच में ऐसे करके, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में जो वैली होती है, जो घाटी होती है, उसमें बहुत सारे प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को हम फूलों की घाटी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन वीडियोज़ में ही देखा है। ये आपका दोस्तों चमोली जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है, या दोस्तों नागासाकी में है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है या अवस्थित है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल बुक का मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। एम्स्टर्डम में है और ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। अंतिम समय, अंतिम प्रहार है, ज़्यादा समय अब आपके पास है नहीं, क्योंकि 5 से 6 दिन है, तो इसमें ही आपको जितना भी करना है उतना भी कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों पे इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, जो है उनको ही तैयार करें। जितना हो सके उतना रिवीजन करें, चीज़ों को दोहराएं, जिससे कि मेमोरी में अच्छी तरह से फिट हो जाएं वो चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आप लोग अच्छे ही नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खाली जगह का ऑक्सीकरण एवं खाली जगह का अपचयन होता है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है ये बताना है। तो ये बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसमें हमारा जल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? NADP आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अंतिम समय में लेकर के आ रहा हूं, तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें। अपने तक ही सीमित ना रखें, स्वार्थी ना बने, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें। जितना हो सके वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपकी सबसे बुरी जो आदत है वो ये है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, उसका उपयोग कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लिए फीडबैक दे सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं कि 30 में से कितने क्वेश्चन हमने सर सही किए। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं। अच्छे अच्छे जब कमेंट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और नई नई चीज़ें लाने की मैं कोशिश करता हूं। तो मोटिवेशन देते रहिए, वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? हमसे पूछा है एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये दोस्तों ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ये भी सही है। इसका जो मान होता है वो उच्च ऊष्मीय मान होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यह नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है, तो ये भी सही है। नीली ज्वाला के साथ जलता है, आपने जब देखा होगा घर में। ठीक है, तो इसकी जो लो है, वो लो जो होती है वो नीली होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है भैया। मीथेन जो निकलता है वो दोस्तों देखा होगा, जो भैंस जो जुगाली करती है, पशु जो जुगाली करते हैं, उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। ठीक है, और एक आपकी दोस्तों धान का जो खेत होता है उससे ज़्यादा मीथेन निकलती है, जो दलदली धान का खेत होता है उससे ही मीथेन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एलपीजी से नहीं होगी, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? प्रजातियों की उत्पत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, ये किसकी रचना है? अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडले की है, या दोस्तों रॉबर्ट हुक की है? तो ये जो रचना है दोस्तों, ये जो पुस्तक है, ये किसकी है? ये दोस्तों हमारी किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। ये किताब किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है, याद रखिएगा, पूछी जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है, या 22.5 डिग्री नॉर्थ में है, या 23.5 डिग्री साउथ में है, या 23 डिग्री साउथ में है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मकर रेखा है, तो दोस्तों मकर रेखा जो है ये दोस्तों हमारी 23.5 डिग्री किस में है दोस्तों? ये साउथ में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, 23.5 डिग्री, ठीक है, साउथ में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, हैंग में, न्यूयॉर्क में, या दोस्तों पेरिस में? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दोस्तों हमारा द हैंग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, या 13 नवंबर 1949 को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। भारतीय संविधान से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ईवीएस के सेक्शन में, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। भारतीय संविधान के मैंने इसमें 2 से 3 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, हड्डियों की संख्या पूछिए कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें दोस्तों आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, या किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, या दोस्तों अजमेर? सभी जो शहर हैं ये दोस्तों आपके किसके हैं? सभी दोस्तों शहर हैं दोस्तों आपके राजस्थान के शहर हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पिंक सिटी जिसको कहा जाता है वो जयपुर है। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी भी है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। अजमेर राजस्थान में लगता है दोस्तों। ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पशु मेला है ये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? परावैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ठीक है, UVA, UVB या UVC, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो हानिकारक होती है, सबसे जो खतरनाक परावैंगनी किरणें होती हैं वो दोस्तों आपकी UVC होती हैं। ठीक है दोस्तों, UVC अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं ये दोस्तों आपकी, जो कि सूरज से डायरेक्ट आती हैं। इनको क्या होता है, ओजोन परत जो होती है हमारी पृथ्वी की, जो ओजोन परत है, जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ज़मीन पर इनको नहीं आने देती है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो त्वचा से संबंधित कैंसर है वो बच जाता है, वरना बहुत पीड़ित हो जाएंगे अगर ओजोन परत ना हो तो।
पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो पृथ्वी ओजोन परत है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो परावैंगनी किरणों में से सबसे अधिक हानिकारक यूवीसी होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। एक से एक टॉप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अंत तक बने रहिए क्लास में, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है। रोजाना अपने आप को निखारते रहें, रोजाना तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। हमसे पूछा जैव मंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा, कवक या दोस्तों फास्फोरस, ठीक है। अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे दोस्तों आपका प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, फास्फोरस हो गया, ये दोस्तों आपके कैसे हैं, ये दोस्तों आपके अजैविक घटक हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कवक जो है, कवक, ये कवक क्या है, कवक दोस्तों हमारा जैविक घटक होता है। कैसा है दोस्तों, कवक जैविक घटक होता है। तो हमसे पूछा कौन सा जैविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सभी को बताता हूँ मैं ट्रिक के साथ, ठीक है। गैसे गिरी हो गया, गिरी, और गैसे दोस्तों क्या हो जाता है, गुजरात हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आप गैसे आप लोग इसको गैस कर लेंगे, जहाँ पर भी गिरी परियोजना की बात हो, ठीक है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो, तो आप लोग गुजरात में लगाइएगा। ये गुजरात में स्थित है गिरसेर परियोजना, ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है गिरसेर परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस किस कक्षा तक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ईबीएस, ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005, एनसीएफ की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी गई है इसकी, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ईबीएस किस कक्षा तक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक या दोस्तों कक्षा 8 तक। तो दोस्तों ये हमारा कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है ईबीएस जो है एनसीएफ 2005 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसीलिए दोस्तों इसका जो जो पेपर है वो पेपर फर्स्ट में ही रखा गया है, ईवीएस को पेपर 2 में नहीं रखा गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 6 से 8 तक होता है और पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 तक होता है। तो ईवीएस जो सेक्शन है, ईवीएस का जो सेक्शन है वो 30 नंबर का जो सेक्शन है वो दोस्तों हमारा पेपर 1 के लिए है। तो पेपर 1 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बीडीसी और डीएलएड वाले इसको भरते हैं पेपर 1 के लिए, और सेकंड जो होता है ये बीएड वाले भरते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ईवीएस का इन्वायरमेंट स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तथ्यों को रटना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, केवल विज्ञान पढ़ाना या दोस्तों केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है केवल जो होता है ये दोस्तों हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में केवल मिल जाए उसको काट दीजिए, उनको तो दोनों को छोड़ दीजिए। आप दोनों पर मतलब देखना है, फोकस करना है दोनों ऑप्शन पे कौन से इनमें से सही हो जाएंगे, क्योंकि केवल वाले देखते ही काट दीजिए। केवल विज्ञान पढ़ाना, ऐसा नहीं है कि केवल विज्ञान पढ़ाना ही है इसका उद्देश्य ईवीएस का, ठीक है। केवल सामाजिक विज्ञान केवल तो हो ही नहीं सकता, सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे, ठीक है। तथ्यों को रटना, तो एनसीएफ 2005 रटने पर बल नहीं देता है, रटने को तो अलग फेंकता है कि बोलता है कि परीक्षा मतलब पढ़ाई जो है, सीखना जो है वो रटन प्रणाली से दूर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों को रटाना नहीं है, ये तो ऑप्शन आपका कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ठीक है। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य यही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस समिति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट जो है किस समिति से संबंधित है। कोठारी समिति से, यशपाल समिति से, मुदालियर समिति से या दोस्तों राधा कृष्णन समिति से। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये दो आपका सेंटेंस है, ये दोस्तों आपका एनसीएफ 2005 का सेंटेंस है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका अर्थ होता है दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी यशपाल समिति के अंतर्गत है, यशपाल समिति से संबंधित है, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है यशपाल समिति से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये आपका चमोली ज़िले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, चमोली ज़िले से। और कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से दोस्तों, उत्तराखंड से
उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था ये। चिपको आंदोलन क्या था? तो दोस्तों ये आपका किससे संरक्षण, वन संरक्षण से था। ठीक है, वनों को काटने से रोकने का मतलब था, इसका उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक वनों की कटाई हो रही तो लोग क्या हुए, लोग पेड़ों से चिपक गए जाकर के। उस गांव के, चमोली जिले के गांव से जितने भी लोग थे सभी एक एक पेड़ पर चिपक गए, बोले कि पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटने देंगे। तो तभी से इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक है, पेड़ों से चिपक गए थे लोग। चमोली से चला था, उत्तराखंड के चमोली जिले से। प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। और ये जो कब चलाया गया था दोस्तों? आपका 1973 में चलाया गया था। डेट भी आपकी पूछी गई है। ठीक है, 1973 में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है हमसे। व्हेल है, डॉल्फिन है, शार्क है या दोस्तों ऑक्टोपस है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये दोस्तों हमारा क्या है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अनूप शहर का अनूप शहर जो है, अनूप शहर, ठीक है, अनूप शहर से लेकर के नरौरा बैराज, जो हमारा नरौरा बैराज है, मैं नरौरा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो नरौरा बैराज जो है इसके बीच में जो हमारी गंगा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको डॉल्फिन मिलेंगी। ठीक है, शाम के समय में जाइए, आप लोग खेलती हुई नजर आएंगी। वो ऐसे करके ऐसे उछाल मारेंगे, पानी से निकलेंगी और पानी से 5-6 फुट ऊंची उड़ करके फिर पानी में चली जाएंगी। तो उनको देखने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर नरौरा बैराज है। ठीक है, नरौरा पुल है यहाँ पर बहुत बड़ा, और नरौरा परमाणु केंद्र भी है यहाँ पर पुल है। आप लोग आइएगा और शाम के समय में देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको नुपसर और नरौरा के बीच में मिलेंगी। और नरौरा पे सबसे ज़्यादा है ये गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2000 2009 में, 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें और ये भारत में 2009 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीव से, पौधों की खेती से, नदियों का अध्ययन या मौसम का अध्ययन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो होती है ये दोस्तों आपकी विलुप्त एवं संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उनके उनका विवरण होता है इसमें टोटल बुक में। ठीक है, तो विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है ये। ठीक है, उनका पूरा विवरण मिलता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन परत किसे रोकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन परत किसे रोकती है? ध्वनि तरंगें, परावैंगनी किरणें, वर्षा या बादल को? तो अभी हमने डिस्कस किया था ओजोन परत किससे रोकती है। तो दोस्तों ये परावैंगनी किरणों को रोकती हैं। सूरज से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनको रोकती हैं। ठीक है, ओजोन दिवस आपसे पूछा जाए तो आप लोग 16 सितंबर लगाना। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ओजोन परत किससे रोकती है? परावैंगनी किरणों को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? ठीक है, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? पृथ्वी पर बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें जल के सबसे बड़े स्रोत की तो दोस्तों ये महासागर हो जाएगा। महासागर में दोस्तों आपका 97% जल महासागरों में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन पूछा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या दोस्तों सौर ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा जो है ये दोस्तों हमारा नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या दोस्तों असम में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साइलेंट वैली जिसको शांत वैली भी कहते हैं, तो दोस्तों ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ ईवीएस से
पर्यावरण अध्ययन से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो अपना स्कोर मेंशन ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लिए फीडबैक ज़रूर दें, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, किस ज़िले से आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, सभी का आपको हल मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।